चलिए, कल हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े थे। 2-3 ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। कौन कौन सा पढ़े थे? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में जान लीजिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर किसी भी ऑब्जेक्ट के इक्वालिटी को चेक करने के लिए होता है। किसी ऑब्जेक्ट के इक्वालिटी को चेक करने के लिए होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। और आइडेंटिटी ऑपरेटर में 2 तरह के ऑपरेटर हैं। एक ऑपरेटर है इज और एक ऑपरेटर है इज नॉट। ये 2 ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज और इज नॉट। ठीक है, जो आप लोग के लिखने का मतलब का चीज होगा उसको लिखते जाइएगा। अब इन दोनों ऑपरेटर का यूज कैसे करेंगे? बता देना। इसका यूज कैसे करेंगे? तो यूज करने के लिए तो सिंपल तरीके से हम इसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे और थोड़ा सा अलग तरीके से भी करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई वेरिएबल है ए वेरिएबल, और ए वेरिएबल में 10 स्टोर है, बी वेरिएबल में 20 स्टोर है, और प्रिंट करा दे प्रिंट ए इज बी, ए इज बी। ठीक, तो ये इक्वल, अगर इक्वल होगा ए और बी अगर इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से इज नॉट का भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट ए इज नॉट बी, ए इज नॉट बी, क्या प्रिंट करेगा? ट्रू, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं? ये दोनों एग्जांपल लिख लिया, लिख लीजिए। ऊपर नीचे भी प्रिंट कर सकते हैं। एक में इज करके प्रिंट कर सकते हैं, दूसरे में इज नॉट करके प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। हम तो मिटा के वैसे ही कर दिए। हो गया? अब इसको और भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और तरीका यूज करने के लिए हम इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ये अर्ली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट तक पहुंचे में थोड़ी अभी 1-2 क्लास बाकी है। 1-2 क्लास के बाद यहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी आपको इसको सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इफ एल्स में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कुछ इनपुट कराते हैं। मान लो हम यहाँ पर इनपुट कराते हैं str1 इक्वल इनपुट इंटर स्ट्रिंग, और str2 इक्वल इनपुट इंटर स्ट्रिंग। और अब इसके बाद यूज कर रहे हैं यहाँ पर इफ
str1 is str2। देखिए इफ को यूज करने का ये तरीका है। इफ उसके बाद यहाँ पर कोई कंडीशन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इज भी एक कंडीशन के रूप में ही यूज हो रहा है। एक्चुअली वैसे तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, लेकिन एक कंडीशन की तरह से इसको यूज कर रहे हैं। तो इफ के बाद जब ये कंडीशन हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद फुल कॉलम साइन लिखा जाता है, ठीक। और दूसरी चीज जो है कि अब इफ के साथ इंडेंट का यूज होता है। पहले हम आपसे बात कर चुके हैं कि इंडेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें पाइथन में। तो अब यहाँ पर इंडेंट का यूज होता है। तो इंडेंट का यूज कैसे होगा? जैसे आप यहाँ पर फुल कॉलन यहाँ पर टाइप करने के बाद और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, वैसे ही कर्सर यहाँ से कुछ जगह छोड़कर कर्सर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहां पर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे वैसे ही कर्सर इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका जो इंटरप्रेटर है, जो इसका एडिटर है, वो समझ रहा है कि यहाँ पर इफ का यूज हुआ है। तो इफ के बाद का जो स्टेटमेंट होगा वो इंडेंट के साथ होगा, इसलिए वो ऑटोमेटिकली इतना इंडेंट छोड़कर कर्सर आगे आया है। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको यहीं से अपना अगला स्टेटमेंट लिखना है। कई बार सवाल ये होता है कि यहाँ पर जो स्पेस छोड़ा जाता है वो एक्चुअली कितना होता है, ठीक है, कितना स्पेस छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्पेस डिफाइन नहीं है कि एक स्पेस होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कितना होगा, ठीक है। एक स्पेस भी हो सकता है, 2 स्पेस भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल यहाँ पर 4 स्पेस होता है, 4 स्पेस इन जनरल होता है। लेकिन अगर आप एक भी स्पेस करते हैं, थोड़ा सा साइड में हम आपको यहाँ पे लिख के समझा रहे हैं। मान लो यहाँ पर लिखा है इफ और यहाँ पर कोई कंडीशन है और उसके बाद यहाँ पर फुल कॉलन है और इसके बाद यहाँ से आपका स्टेटमेंट लिखा जा रहा है। तो मान लो कि आप यहाँ पर एक स्पेस के बाद ही लिख रहे हो, माने इंडेंट सिंगल स्पेस का दे रहे हो, तो यहाँ से जो भी स्टेटमेंट होगा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है कि मान लो यहाँ पर कि इफ की कंडीशन ट्रू होने के बाद ये 4 स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बन रहा है, 4 स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बन रहा है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हैं सबका इंडेंटेशन इक्वल होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंडेंटेशन सबका इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो इसमें आप इसके लिए तो एक स्पेस दिए हो और इस लाइन में आपने स्पेस ज़्यादा दे ऐसे कर दिया, तो इस केस में एरर आने लगेगा। बात समझ में आ रही है? इसको ब्लॉक कहा जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड। ये जो 4 लाइन यहाँ पे लिखा है, ये 2 लाइन भी हो सकता है, ये 1 लाइन भी हो सकता है, ये 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। इस केस में कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट ब्लॉक के रूप में लिखे जाएंगे और ब्लॉक का जो इंडेंटेशन होगा वो इक्वल होगा हर स्टेटमेंट के लिए। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत है? सर जैसे ब्लॉक करने से एक सीक्वेंस में जैसे रहेगा। ब्लॉक का मतलब होता है, ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब ये होता है, देखो जैसे अगर इसी चीज को अगर हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं, सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज में लिखने का ये तरीका होता है। इफ होता है, फिर कंडीशन होता है इस तरह से, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेसेस होते हैं, इसके अंदर स्टेटमेंट होता है और उसके बाद ये ब्रेस बंद होते हैं। ये सी लैंग्वेज का तरीका है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में हम ब्लॉक को ब्रेस के अंदर बनाते हैं, माने ब्रेसेस से हम ब्लॉक बनाते हैं। तो सी लैंग्वेज में या C++ में इस तरह के इंडेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर कोई इंडेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अंदर का जो स्टेटमेंट होता है वो अगर आगे पीछे भी लिखा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर ये जो ब्रेस ओपन हुआ और यहाँ पर ये जो ब्रेस क्लोज हुआ है, इसके बीच में जितना भी स्टेटमेंट लिखा है वो सारा का सारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है। और ये
पूरा का पूरा कोड, इस ब्लॉक के अंदर जितना स्टेटमेंट लिखा है, ये पूरा का पूरा कोड एक यूनिट के रूप में एग्जीक्यूट होगा। यूनिट का मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस ब्लॉक के अंदर लिखे हुए सभी स्टेटमेंट्स को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ समझ में आया? जो सवाल आंसर मिला उसका, ठीक है। तो ब्लॉक ऐसे यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर इंडेंट देते हैं। हम एक स्पेस भी दे सकते हैं इंडेंट बनाने के लिए, 2 भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली वो 4 स्पेस होता है। बात सबको समझ आ गई? क्वेश्चन भी आ सकता है आपका 1 नंबर का, ठीक है, कि ब्लॉक ऑफ कोड बनाने के लिए कितने स्पेस का इंडेंट आप बनाएंगे। तो आप वहां पर ले सकते हैं कि इसके लिए कोई फिक्स स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इन जनरल 4 स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और यहाँ पर एल्स का भी यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ भी आपको एक ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, इसको हम मिटाते हैं कि जैसे मान लो हम यहाँ पर ये जो ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं इफ का, तो ये सिंगल लाइन का ही हमारा ब्लॉक है। तो जब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे, जब यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्सर इस पी के नीचे ही आएगा, पी के नीचे ही इसका कर्सर आएगा, ठीक है। तो जब इसका कर्सर पी के नीचे आएगा तो अब आपको पी के नीचे लिखना नहीं है, प्रिंट के नीचे कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि इस ब्लॉक में आप सिंगल स्टेटमेंट ही लिखना चाहते हैं। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि आपको कर्सर मूव कराकर आई के नीचे लाना पड़ेगा, आई के नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई के नीचे कर्सर कैसे आएगा? आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस की होता है, मालूम है ना? बैक स्पेस की का यूज करके आप कर्सर को यहाँ लाएंगे, और यहाँ पर लाने के बाद आई के ठीक नीचे, आई के ठीक नीचे यहाँ आप लिखेंगे एल्स, और एल्स लिखने के बाद भी यहाँ पर फुल कॉलन साइन का यूज होता है। जैसे इफ के बाद यहाँ पर फुल कॉलन साइन का यूज होता है, उसी तरह से एल्स जब लिखेंगे तो एल्स के आगे भी फुल कॉलन साइन का यूज होगा। इतना समझ में आया? ठीक। तो एल्स के केस में अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट both strings are not equal। सही है ना? बोलिए, both strings are not equal। अब इसके आगे हमको कुछ लिखना नहीं है, ये छोटा सा प्रोग्राम हमारा बन चुका है। तो अब इसको क्या करेंगे? सेव करेंगे। सेव करेंगे ना? सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद क्या करेंगे? रन कराएंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जब आप इसको रन कराएंगे तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये मैसेज मिलेगा इंटर स्ट्रिंग। तो आप पहला स्ट्रिंग जो इनपुट करेंगे वो str1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये एक मैसेज आ जाएगा इंटर स्ट्रिंग। या आप इस मैसेज को अपने हिसाब से थोड़ा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पर लिख सकते हैं इंटर सेकेंड स्ट्रिंग। इस तरीके से भी मैसेज आप अपने हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से एप्रोप्रिएट मैसेज लिख सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस मैसेज में हम ऐसा लिख रहे हैं तो आप भी ऐसा ही लिखें। अगर आप इसमें कुछ बढ़ा देंगे या इसमें कुछ कम कर देंगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। अगर इसके अंदर आप लिख देते हैं कि इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग और यहाँ पर लिख देते हैं इंटर सेकेंड स्ट्रिंग तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मैसेज आप लिखेंगे वही मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। बात समझ आ गया? तो str1 में पहला स्ट्रिंग आपने इनपुट कर दिया और str2 में दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब यहाँ पर कर रहा है कि इफ माने अगर, इफ माने अगर, ठीक। अगर str1 str2 के इक्वल है, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो इफ के ठीक नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा।
या इफ के ठीक नीचे वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट ही हमने यूज किया तो इसलिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होता तो हम कहते ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड। बात समझ आ रही है? तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, अगर इसका रिजल्ट ट्रू हुआ तो ये प्रिंट कर देगा बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और इसको प्रिंट करने के बाद कंट्रोल बाहर हो जाएगा, एल्स पर कंट्रोल नहीं आएगा। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ के ठीक नीचे जो स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल एल्स पर आता है, और एल्स के नीचे जो भी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ध्यान से बात समझ लेना, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे कंट्रोल एल्स पर आएगा और एल्स का जो ब्लॉक है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। बात सबको समझ में आ गई? और इसी तरह से इज को यूज किया तो इज नॉट को भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी में मैसेज थोड़ा उसके हिसाब से बदल देना पड़ेगा। इफ str1 इज, पहले लिख लिए थे ना आप लोग इसको, इफ str1 इज नॉट str2, फुल कॉलम लिखना भूलेंगे नहीं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मैसेज बदल जाएगा ना। बोथ स्ट्रिंग्स आर, क्या हो जाएगा मैसेज, बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, यही होगा ना। और यहाँ पर नॉट कट जाएगा, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, जब कंडीशन प्राप्त होगा तो, ठीक है ना। एक ही तरह का है, ठीक कर रहे हैं, एक ही तरह का है। हो गया लिख लिए? हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया ना? कितना लिखना है भाई आप? चलिए अगला लिखिए, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, एक लाइन इसके बारे में लिख लीजिए, फिर इसका देखते हैं यहाँ पर। मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज्ड, मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज्ड
to check an item is present in sequence or not. बोलिए साहब, there are two types of operators. There are two types of operators. डैश के बाद नीचे लिख लेना, in और not in. In और not in. सीक्वेंस की बात हुई है, सीक्वेंस को डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं, तभी आप इसको समझ पाएंगे। सीक्वेंस डेटा टाइप्स होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप्स, ये एक तरह का डेटा टाइप सीक्वेंस, ठीक है। और सीक्वेंस डेटा टाइप में कई तरह के डेटा टाइप होते हैं, जैसे लिखना मत इसको, अभी आगे मिलेगा, ये पूरा चैप्टर है इसका। जैसे स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, सेट है और डिक्शनरी है। ये इतने तरह के सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं। तो इसी सीक्वेंस डेटा टाइप में कोई पर्टिकुलर आइटम प्रेजेंट है या नहीं है, ये दोनों ऑपरेटर बताते हैं, इन और नॉट इन। इसका रिजल्ट भी ट्रू होता है। अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को हम किसी सीक्वेंस में खोज रहे हैं, उसको चेक करें कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, ट्रू बताएगा, अगर इन का यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या बताएगा, फॉल्स। समझ में आया? एक एग्जांपल सिंपल सा, एक लिस्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, चलिए लिस्ट को क्रिएट करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारा लिस्ट का वेरिएबल है एल और लिस्ट बड़े ब्रैकेट से, इसको ब्रैकेट कहा जाता है सिंपली, जानते होंगे सब लोग, ठीक है। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस, इसको क्या कहते हैं, ब्रेसेस, और इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट। और ये भी दो से बना है, ठीक है। ये लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये राइट पैरेंथेसिस, लेफ्ट ब्रेस, राइट ब्रेस, लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट। तो इस तरीके से इसका नाम है, ये पैरेंथेसिस, ये ब्रेसेस और ये ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज होता है। और इस लिस्ट में जो भी आइटम आपको लिखना है वो आइटम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा 5, 10, 12, 15, 17, 20 और 25, मान लो ये एक लिस्ट लिए। ज़्यादा डिटेल इसके बारे में बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे जब डेटा टाइप को पढ़ेंगे, सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे आइटम जो लिस्ट के आइटम हैं वो सारे के सारे इस वेरिएबल में स्टोर हो गए, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट करा दें, प्रिंट 14 in L, प्रिंट 14 in L, क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि अब इसमें सीक्वेंस कौन सा है, एल सीक्वेंस है, ठीक है। और इस सीक्वेंस में इस पर्टिकुलर आइटम को चेक कर रहा है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो फॉल्स।
समझ आ गया। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट 12 इन L, तब क्या कर देगा? ट्रू। अगर ऐसे ही प्रिंट करा दें प्रिंट 15 नॉट इन L, 15 नॉट इन L, तब क्या होगा? है ना? तो नॉट इन L, 15 नॉट इन L, नो इट इज प्रेजेंट इन द L। नो होगा ना, नो मैंने पास ना, नहीं समझ में आया? आया ना? कहा 15 नॉट इन L, 15 नॉट इन L, नो नो इट इज प्रेजेंट। ठीक है, तब क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? हाँ होगा ना? हाँ यस। और प्रिंट 16 नॉट इन L, 16 not in L, yes yes, it is not in L। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत, थोड़ा ही आ रहा है ना, ज्यादा नहीं आ रहा है ना? क्या कर रहे हैं? हाँ, वो तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा, दोबारा तो पढ़ना ही पड़ेगा। हो गया, मिटा दें? लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? जब आप लोग बोलेंगे तो इसको मिटाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हो गया ना? तो बता दीजिए। अब आगे क्या है? मेंबरशिप तो हो गया, मेंबरशिप भी तो पढ़ रहे थे ना। अब क्या है? यही है ना? तो आप लोग इंग्लिश वगैरह में लिटरल्स, अच्छा अभी लिटरल्स बात है। लिटरल्स जानते हैं इसके बारे में? लिटरल किसे कहते हैं? नहीं जानते तो लिख लीजिए। लिटरल्स आर कांस्टेंट वैल्यूज। Literals are constant values, that is fixed values। बोले साहब, there are
several types of literals. There are several types of literals in Python. कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्ट्रिंग या स्ट्रिंग लिटरल, सेकंड न्यूमेरिक लिटरल, बूलियन लिटरल, और चौथा नन लिटरल। ये 4 तरह के लिटरल होते हैं, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बूलियन और नन। सबके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। लिटरल के बारे में आप लिखे हैं कि कांस्टेंट वैल्यू होता है, लिटरल जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिख दें कंप्यूटर क्या है, लिटरल, लिटरल हो गया। अगर हम लिख दें 125 क्या हो गया, लिटरल हो गया। अगर हम लिख दें ट्रू क्या हो गया, लिटरल। तो ये अलग अलग लिटरल, ठीक ना। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग लिटरल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, स्ट्रिंग लिटरल। लिखिए स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स are two types. String literals are two types. Number 1 पहला सिंगल लाइन स्ट्रिंग, और दूसरा, बात मत करिए, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और बात करिए तो ऐसा करिए कि सब लोग सुने, ठीक है। थोड़ा हम भी सुने, बाकी लोग भी सुने, सबको थोड़ा अच्छा लगे। और धीरे धीरे बात करेंगे तो हमको तो नहीं सुनाई देगा, हो सकता है आप लोगों को अलग अलग सुनाई दे। तो हम भी चाहते हैं आप लोगों की बात सुने। तो अगर सार्वजनिक बात है तो बात करिए, और अगर प्राइवेट बात है तो बात करिए, ठीक ना। ये दो तरह का सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग को लिखने का दो तरीका है। आपको मालूम है कि आप पाइथन में स्ट्रिंग को दो तरीके से लिख सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक ना, और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये जो दो टाइप के स्ट्रिंग यहाँ पर बताए गए हैं, इनको देखते हैं कि ये दो टाइप के लिटरल्स क्या, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है। तो जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रिंट, प्रिंट, और चाहे सिंगल इन्वर्टेड कामा आप यूज कर लें या डबल इन्वर्टेड कामा कर लें, ठीक है, दोनों एक ही है। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कंप्यूटर कैरियर
इंस्टीट्यूट, और यहां पर आकर लिख रहे हैं वाराणसी। और इन्वर्टेड कामा बंद किया और कामा, इन्वर्टेड कामा बंद किया और पैरेंथेसिस को क्लोज। इस लाइन में एरर आएगा, ठीक ना, इस लाइन में एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग नहीं है, इसको हमने दो लाइन में लिख दिया, दो लाइन में इसको हमने लिख दिया, ठीक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कंप्यूटर कैरियर इंस्टीट्यूट और नीचे यहाँ पर लिख रहे हैं वाराणसी, ठीक है। तो ये इस लाइन में एरर आएगा, ठीक है। तो एरर ना आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही लाइन में आपको लिखना पड़ेगा, एक ही लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा वाराणसी, इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे और पैरेंथेसिस भी यूज करेंगे। अब अगर आप इस एक लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा और ये सिंपली प्रिंट कर देगा। और हम आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में बताए हैं पहले कि आप डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं उसको एज इट इज प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो डबल इन्वर्टेड कामा है इसकी जगह पर आप सिंगल इन्वर्टेड कामा का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका पहला वाला स्ट्रिंग का टाइप, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अब देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग को। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिखने का दो तरीके से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, ठीक। और दोनों तरीका देख लेते हैं। प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा, कोई भी कंप्यूटर, फिर इसके बाद बैकस्लैश, ठीक है। फिर उसके बाद कैरियर और बैकस्लैश, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट बैकस्लैश, और उसके बाद वाराणसी और इन्वर्टेड कामा बंद और उसका ब्रैकेट भी प्रिंट फंक्शन वाला बंद, पैरेंथेसिस भी क्लोज। ये बिल्कुल वैलिड है और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एक तरीका। इस तरीके से अगर आपको लाइन ब्रेक करना है, आप स्ट्रिंग को सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना चाहते हैं और लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, तो बैकस्लैश, ये बैकस्लैश है ना, पता है सबको, एक इधर से ऐसे भी होता है, इसको क्या कहते हैं? हाँ, स्लैश कहते हैं या फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक। और इसको बैक स्लैश या बैकवर्ड स्लैश कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक स्लैश का यूज करेंगे और बैक स्लैश का यूज करने के बाद उसके बाद जितनी भी लाइन लिखनी है लिख लीजिए, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर एरर आ रहा था, यहाँ कोई एरर नहीं है। बात सबको समझ में आ गई? लिख भी लिया आप इसको। ये दूसरा जो तरीका है मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिफाइन करने का, तो वो तरीका है सिंगल इन्वर्टेड कामा 3 बार, सिंगल इन्वर्टेड कामा 3 बार, ठीक है। और यहां पर लिख रहे हैं कंप्यूटर कैरियर इंस्टीट्यूट वाराणसी, और सिंगल इन्वर्टेड कामा 3 बार बंद भी करें। 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कामा यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कामा बंद भी होगा, क्लोज भी होगा।
तो इस तरीके से भी आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, ठीक है। और आप सिंगल इन्वर्टेड कामा की जगह पर डबल इन्वर्टेड कामा का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट और डबल इन्वर्टेड कामा 3 बार डबल इन्वर्टेड कामा, और उसके बाद जो भी आपको लिखना है, मान लो हम यही स्ट्रिंग लिख देते हैं, कंप्यूटर कैरियर इंस्टीट्यूट वाराणसी, और ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स 3 बार, ये डबल इन्वर्टेड कोट्स 3 बार बंद कर। इस तरीके से भी हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। हो गया? सब लोग लिख लिए? तो ये था आपका स्ट्रिंग लिटरल्स। अब दूसरा देखिए, मिटा दो इसको। यस सर। दूसरा देखिए, न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स 4 तरह का होता है। 4 तरह। कौन कौन सा? इंट, फ्लोट, लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स। ये 4 तरह के न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं। इंट का मतलब तो जानते ही हैं, इंटीजर वैल्यू कांस्टेंट फॉर्म में। कोई भी इंटीजर वैल्यू कांस्टेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा? लिटरल, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा इसको मिटा दें। इंट भी 3 तरह का हो जाता है। इंट भी 3 तरह का हो जाता है। बता सकते हैं ये कौन सा 3 तरीका है इंट का? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, और हेक्साडेसिमल इंटीजर। मालूम है ना? पढ़े आप, जानते हैं? डेसिमल इंटीजर। तो डेसिमल इंटीजर के बारे में हम बात किए थे एक बार क्लास में, याद है ना? डेसिमल इंटीजर में 0 to 9 के डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ना। और कोई भी आप एग्जांपल यहाँ पर डेसिमल इंटीजर के लिए लिख सकते हैं, जैसे मान लो 25, मान लो 75, मान लो 43, मान लो 149, कुछ भी सर। ध्यान क्या देना है? तो ध्यान सिर्फ इतना देना है कि डेसिमल इंटीजर या डेसिमल इंटीजर लिटरल्स की स्टार्टिंग 0 से नहीं हो, यह आपको ध्यान है।
जीरो से इसकी स्टार्टिंग नहीं हो। ठीक है। और ऑक्टल इंटीजर, तो जैसा आप जानते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स का यूज ऑक्टल इंटीजर नंबर को क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है। 8 और 9 का यूज नहीं होता है, जानते हैं ना। तो ऑक्टल इंटीजर अगर आपको लिटरल कोई बनाना है तो उसकी शुरुआत 0 से हो। जैसे यही नंबर 025 075 043, देखना भाई गड़बड़ हो गया, 014, अब 9 नहीं लिखेंगे, ठीक ना। 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 और 9 ये दोनों डिजिट ऑक्टल में यूज नहीं हो। ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट या लिटरल की शुरुआत हमेशा 0 से होगी, हमेशा 0 से होगी। क्यों ऐसा किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर आप 25 लिखें और 025 लिखें इस तरह से, तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा डेसिमल इंटीजर है और कौन सा ऑक्टल है। अगर 0 से कोई भी कांस्टेंट शुरू है, न्यूमेरिक कांस्टेंट जो इंटीजर फॉर्म में है, अगर वो 0 से शुरू है तो वो ऑक्टल इंटीजर है, और अगर 0 से शुरू नहीं है तब डेसिमल इंटीजर। और हेक्साडेसिमल के बारे में भी जानते ही हैं, कौन कौन सा डिजिट यूज होता है बताइए। हेक्साडेसिमल में कौन कौन सा डिजिट? 0 to 9 and A to F, 0 to 9 and A to F। लेकिन हेक्साडेसिमल को लिखने का तरीका होता है 0x25 0x75 0x4A7B एक्सेप्ट। इसमें A to F का भी यूज होता है, A B C D E और F। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। A किस लिए होता है? A किस लिए होता है? 10 को रिप्रेजेंट करता है, 9 के बाद ये होता है। ठीक है। A 10 को रिप्रेजेंट करता है, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को और F 15 को। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होता है हेक्साडेसिमल में? 16, इसलिए उसका बेस भी 16 होता है। ठीक है। ऑक्टल में कुल कितने डिजिट यूज होते हैं? 8, इसलिए उसका बेस 8 होता है। और डेसिमल नंबर में 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स यूज होते हैं, इसलिए उसका बेस होता है 10। बात सबको समझ आ गई? तो ये इन लिटरल्स के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है। और इसके बाद कुछ प्रोग्राम बनाएंगे ना, ये कम से कम एक प्रोग्राम तो बनना चाहिए ना। अभी टाइम है कि नहीं? बोलिए भाई। चलिए फ्लोट बता के फिर बता देते हैं आपको एक प्रोग्राम बताता है। फ्लोट लिटरल। ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो फ्रैक्शनल पार्ट के साथ हो उसको फ्लोट लिटरल्स या फ्लोट कांस्टेंट कहा जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट जानते हैं ना, जैसे 2.5, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है? 0.5 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। और पॉइंट के पहले वाला कौन सा पार्ट है? इंटीजर पार्ट है। ठीक है, जानते हैं आप। तो इसको दो तरीके से लिखते हैं, फ्लोट कांस्टेंट को दो तरीके से लिखते हैं। और एक तरीका है, जैसे मान लो ये हो गया 12.25, तो इसको सिंपली कहते हैं फ्रैक्शनल
फ्लोट या फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्रैक्शनल फ्लोटिंग कांस्टेंट। और दूसरा जो होता है वो होता है जैसे 12.25 E प्लस 3, ठीक है, या 12.25 E माइनस 3, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऊपर वाला फ्रैक्शनल फॉर्म और नीचे का जो 2 है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जानते हैं इसके बारे में? ई का मतलब क्या? ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ई का मतलब एक्सपोनेंट। और मैं, हाँ बोलिए। सर ये एक्सपोनेंशियल का वो करेंगे होगा? इतनी कठिन परीक्षा लोगों ने जी। ठीक है सर, बता दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 12.25 इंटू 10 टू द पावर 12.25 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। और इसी तरह से नीचे वाला भी वैसे ही हो जाएगा, बस पावर माइनस में चला जाएगा। 12.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो इस तरीके से भी फ्लोट कांस्टेंट को लिखा जाता है। एक और चीज आपकी जानने लायक है यहाँ पर कि ये जो ई कैरेक्टर है, ई बीच में, ठीक है, ई के लेफ्ट में जो होता है उसको कहा जाता है मंटीसा। इसको मंटीसा कहा जाता है, MANTISSA, मंटीसा, ठीक है। और ई के जो राइट हैंड साइड में है इधर, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट। और मंटीसा और एक्सपोनेंट को कौन सेपरेट करता है? ई, इसको सेपरेट करता है ई। तो ई के लेफ्ट में जो वैल्यू होती है उसको मंटीसा कहते हैं, और जो राइट में वैल्यू होती है उसको एक्सपोनेंट। ये सब तो मालूम ही होगा आपको। हम जानते हैं आप लोगों को मालूम है, पर आप लोग बोलते नहीं हैं, ठीक है, ये मुझे पता नहीं चल रहा, ठीक है, इसलिए थोड़ा हमको बताया करिए आपने। चलिए एक प्रोग्राम हो गया, इसको मिटा दें। अब इसमें लॉन्ग बचा और कॉम्प्लेक्स बचा, तो कल उसको देख लेंगे, ठीक है। ये तो उसको कराते रह जाएंगे, फिर प्रोग्राम नहीं बन पाएगा। एक प्रोग्राम कम से कम बनाना चाहते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, राइट ए प्रोग्राम to enter quantity of sold items, and unit price, unit price, unit price, full stop. Find gross
amount and discount at the rate of 23%, discount at the rate of 23%, कोई भी परसेंट लिख सकते हैं, वो तो आप अपने प्रोग्राम में लिख लेंगे, 23%, and finally print net payable amount. क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल था है, बन जाएगा ना? सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वांटिटी को इनपुट करना है, ठीक ना? तो किसी भी आइटम का क्वांटिटी किस टाइप का होगा? इन फ्लोट स्ट्रिंग कैसा होगा? फ्लोट होगा। नंबर ऑफ पेन कितना होगा? 2.5 पेन, 2 पेन, 3 पेन, तो कैसा? इंटीजर ना? बिल्कुल इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लें, क्वांटिटी के लिए वेरिएबल ले लें, क्यू ले लेते हैं, ठीक ना? क्यू इक्वल इन, फिर यहाँ पर क्या करेंगे? इनपुट इंटर क्वांटिटी ऑफ आइटम, 2 बार बंद होगा ब्रैकेट, ठीक ना? फिर अब इसके बाद आपको क्या इनपुट करना है? यूनिट प्राइस, माने एक यूनिट का कीमत, ठीक ना? तो प्राइस के लिए वेरिएबल पी लिया जा सकता है, ठीक ना? पी पर अब सोचिए कि इस पेन की कीमत क्या हो सकती है? ये भी तो एक आइटम है, ठीक है? तो इस पेन की कीमत क्या हो सकती है? 20 रुपए 50 पैसे, 21 रुपए, 22 रुपए 75 पैसे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो कैसा लेंगे तो ठीक रहेगा? फ्लोट। बताइए, देखिए कितना इंटेलिजेंट है आप। फ्लोट इनपुट इंटर यूनिट प्राइस। ये मैसेज आप अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा एप्रोप्रिएट मैसेज लिखिएगा, कोई भी प्रोग्राम बनाए थोड़ा रिलेवेंट मैसेज लिखिएगा, ठीक है? जैसे ये 2 मैसेज हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है? तो पहला वाला जब आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा तो ये लिख करा जाएगा कि इंटर क्वांटिटी ऑफ आइटम। तो आप इसको देखकर या कोई भी आपका प्रोग्राम रन कराएगा तो वो देखकर समझ जाएगा कि आपको वहाँ पर क्या इनपुट करना है, ठीक है? और नीचे वाला मैसेज जब यहाँ पर आएगा तो उसको भी वो देखकर समझ जाएगा कि क्या इनपुट करना है, ठीक? अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है? ग्रॉस अमाउंट, ठीक ना? ग्रॉस अमाउंट। तो वेरिएबल GA ले लें, GA है, ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा ना? GA क्या करना है? बोलिए भाई, Q मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ना? नहीं बोल रहे हैं? यस हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही बोलेंगे तभी तो हो जाएगा ना। चलिए, अब आपको क्या निकालना है? डिस्काउंट निकालना है ना? वेरिएबल ले लेते हैं डिस, वेरिएबल है। देखिए, वेरिएबल आप अपने मन से कुछ भी ले सकते, ठीक है? डिस। तो जो ग्रॉस अमाउंट आया है उसका डिस्काउंट कितना है? 23%। क्या करना पड़ेगा? बोलिए। हाँ, तो क्या यहाँ पे फार्मूला क्या लिखेंगे ये तो बोलिए। GA into 23 by 100 हाँ डिवाइडेड बाई 100।
हो जाएगा ना? Yes, sir. अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? Net amount. नेट अमाउंट। तो एन ए ले लेते हैं, ठीक है, या नेट भी ले सकते हैं, Yes, sir. ठीक है, नेट ही ले लें, नेट, ठीक है, नेट। अब नेट क्या करना है? GA minus. जी ए माइनस Discount. डिस्काउंट, वेरिएबल को ध्यान देना, ठीक है, जे माइनस दिस। अब तो सब कैलकुलेशन हो गए, अब तो प्रिंट ही करना है, ठीक है, तो प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट, प्रिंट। पहले क्या प्रिंट कराएंगे? ग्रास अमाउंट, ग्रास अमाउंट जीए। फिर उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे? डिस्काउंट भी प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट डिस्काउंट, डिस्काउंट। और क्या वेरिएबल है? डिस। और प्रिंट करा लें, प्रिंट नेट पेएबल अमाउंट और यहां पर NET, यही हमारा वेरिएबल बन गया। सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद रन कराएंगे। तो जब रन कराएंगे तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ये वाला मैसेज मिलेगा, आपको क्वांटिटी इनपुट करना है। उसके बाद दूसरा मैसेज मिलेगा, आपको प्राइस इनपुट करना है, 1 यूनिट का प्राइस क्या है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ये कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करने के बाद इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबको बात समझ आई? चलिए आज के लिए इतना ही और आगे फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।